कि सृष्टि का आज जो है वह अंततः कोई न कोई दिन इसका समापन होगा, प्रलय होगा। तो जब प्रलय होगा तो फिर उद्भव भी होगा, और प्रलय और उद्भव के बीच में हर एक काल गणना का समय उसका नियत है। वो समय कभी कम ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसे में समय के साथ जब प्रलय होगा और प्रलय में ये सब कुछ नष्ट होगा, जब नष्ट होगा तो फिर उद्भव होगा। आध्यात्मिक दृष्टि से माना जाता है कि जब ये सब कुछ नष्ट होगा तो ऐसा माना जाता है कि वो हमारा वो दिन होगा जिसमें ब्रह्मांड की समाप्ति के साथ ब्रह्मा जी की नींद लगेगी, वो आराम करेंगे, वो रात्रि विश्राम करेंगे। लेकिन वो रात्रि विश्राम कब तक होगा, कितने समय के लिए होगा? वो उनकी नींद निकलेगी रात की तो लगभग 84 लाख हजार साल पहले की बात होगी। उसके बाद एक दिन ब्रह्मा की आंख का खुलेगा तो दोबारा हमारी दिन की शुरुआत होगी। ब्रह्मा को जगाने का अगर कोई काम करेंगे वो महाकाल करेंगे। बाबा महाकाल की नगरी से वो चेतना आती है इस सृष्टि में, ऐसा माना जाता, क्योंकि शिव ही सृष्टि के हमारे प्रदाता भी है और संहारक भी है, ऐसा माना जाता है। ऐसे में आज का दिन शिवरात्रि का दो तरह से माना जाता है। कुछ लोग आज के दिन भगवान शिव के प्राकट्य का दिन भी मानते हैं। दुनिया में निराकार इस सृष्टि जगत में एक अद्वितीय चेतना, कोई चराचर अजर अमर एक चेतना है जिस चेतना से संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। और उस संचालन करने वाली ताकत को ढूंढने के लिए आधुनिक विज्ञान अपने ढंग से लगता है। वो आज कुछ पाता है, कल वो लगता है कि बस यही हो गया, उससे आगे भी फिर कुछ और मिलता है। फिर वो लगता है कि यही सब हो गया, उससे आगे भी कुछ होता है। जैसे गैलीलियो ने कहा कि परिक्रमा कौन लगाता, सूर्य या पृथ्वी। उसके बाद के भी न्यूटन से लेकर के सभी के अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग तरह के बात करने वाले लोग आए। अब न्यूटन का थर्ड लॉ हमको सबको मालूम है, क्रिया की बराबर लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कोई उसको स्थायी मान ले, लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ भी अब प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ गया है। वो भी पर्याप्त नहीं है, उससे आगे भी कुछ हो रहा है। ब्लैक होल में क्या होता होगा, दुनिया अभी कहां तक जाएगी कुछ कह नहीं सकते। जो आज हो रहा है वो कल कुछ होगा, कल होगा, परसों कुछ होगा। इसलिए हमारी संस्कृति तो इतनी जीवंत है कि हमने अपने यहाँ तो छोड़ो, अपने देवी देवताओं का भी हमने केवल जयंती मनाने का निर्णय किया है। शरीर का निर्वाण तो सबका होता, शरीर सबके छूटते हैं, हम केवल जन्म जयंती मना करके आनंद मनाते। भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, सबकी जन्माष्टमी मना के आनंद लेते हैं। हमारे जीवन में अपने घर के अंदर तो जो शरीर छोड़ दे उसका चित्र भी उस अवस्था का रखना निषिद्ध माना गया, भले वो कितना आत्मी क्यों न हो। शरीर गया तो हम उसका विसर्जन अपनी तैरवी करके खत्म कर लेते। ये हमारे शरीर की विशेषता है। यद्यपि हम सब जानते हैं हमारा आत्मीय और किस प्रकार का लगाव हो सकता है। काल के प्रवाह में जो हम कहते हैं वो हमारी शिक्षा में भी आना चाहिए, और यह निरंतर खोज का विषय होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, खगोल की दृष्टि से, उज्जैन साइंस की दृष्टि से हजारों हजार साल से इसकी महत्ता है। लेकिन काल की नगरी हमारे यहाँ चूंकि धार्मिक भाव ज्यादा हो जाता है, वो पुट ज्यादा हो जाता है, तो काल की नगरी महाकाल की नगरी, और महाकाल की नगरी तो महादेव की नगरी, और महादेव की नगरी से वो एक धारा निकालना बाकी थी जो विज्ञान की तरफ ले जाती है। ये विज्ञान की शुरुआत हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यह विज्ञान की नगरी के नाते से दुनिया में स्थापित होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि महाकाल के अनन्य भक्त हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, और इस अवसर पर मेरे मित्र संतोष जी यहाँ बैठे हैं, IITN यहाँ राजू दीक्षित जी बैठे हैं। हम सब लोगों ने प्रयास किया है। पीछे यहाँ साइंस पार्क भी बना था, यहाँ अपना ऑब्जर्वेटरी भी बनाई साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से। सरकार तो आएगी और जाएगी, सरकार को कई काम करना चाहिए, लेकिन सरकार आज की व्यवस्था जनता की, आम जनता की सुख सुविधाओं की व्यवस्था करे वो अपनी जगह, वो हमको करना ही चाहिए। लेकिन जिस संस्कृति के संवाहक हम लोग हैं वो खोजपूर्ण संस्कृति है, और खोजपूर्ण संस्कृति होने के नाते से हजारों साल से हमारे यहाँ नित्य नूतन रिसर्च को प्रोत्साहन दिया जाता है।
इसलिए रिसर्च में भी रिसर्च का एक तरह से वो कैसे संबंध जुड़ेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमारे यहाँ ऋषि मुनियों की परंपरा है और ऋषि मुनियों की परंपरा में मुनि तो अपने आप में वो अपना पूरा जीवन एक तरह से ब्रह्मचर्य को धारण करके व्यक्तिगत साधना में लगाते हैं। लेकिन ये जो वैज्ञानिक परंपरा है ये हमारे यहाँ ऋषि परंपरा के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक यानी ऋषि मतलब रिसर्च करते हुए दुनिया के अंदर जो सुव्यवस्था स्थापित हो जाए और उनके अंदर जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, ये एक तरह से वैज्ञानिकता से जोड़ने वाला एक मार्ग है। इसीलिए जब भी हमारी संस्कृति पे आक्रमण हुए, आज नहीं हजारों हजार साल से, तो वो आम जनता को कोई आक्रमणकारी मारने नहीं आए, वो मारने आए हमारे ऋषि मुनियों को। उन्होंने कहा अगर ये भारत को कब्जा करना, भारत का अगर खत्म करना, भारत की भारतीयता मिटाना है तो आदि काल से हमारे ऋषि मुनियों पे अटैक किया। वो आज के काल से और पुराने काल से हम देख सकते हैं, लेकिन बदलते दौर का भारत है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब हमारा अपना उज्जैन सहित पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की परचम नगर लहरा रहा है। तो ये इसी प्रकार के नवाचारों के लिए जाना जाएगा और काल के प्रवाह में दुनिया यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण करेगी, हमारी अच्छाई दुनिया सीखेगी, वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लेके चलेंगे। आज ये इतना बड़ा काम हुआ, हमारी कैबिनेट तो बाकी है, लेकिन धर्मेंद्र जी ने कहा कि सुबह से शीघ्रम करना है तो देर क्या करना। हमने कहा कि आप अपना ये IIT का अपना एक डीप टेक रिसर्च सेंटर उज्जैन में खुलना चाहिए। तो उन्होंने कहा जरूर खुलेगा, लेकिन खुलने के पहले वो 2-3 साल निर्माण में लगेंगे। 275 करोड़ की हमको मंजूरी देना है, 275 करोड़ की भारत सरकार ने दी, लेकिन उससे पहले अपने पैसे से ये 3 लेबोरेटरी की शुरुआत करा दी हमारे यहाँ से, ताकि जो काम करना वो दिखना चाहिए। और यही प्रधानमंत्री का हमारा ध्येय होता है कि विचार अगर आया मन में तो फलीभूत भी होना चाहिए, सामने भी दिखना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, धर्मेंद्र जी को एक बार फिर बधाई और पूरी टीम को, आपने भी कम समय में और हमारी मध्य प्रदेश सरकार के इस इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस का भाग्य बदला है। आपने कहा कि हम अपने 50 विद्यार्थियों को IIT के माध्यम से आप उनका शिक्षा दीक्षा IIT इंदौर में करा रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त भी करता हूं और आपसे आश्वासन भी चाहता हूं कि हमने संकल्प लिया है हमारे सभी इंजीनियरिंग कॉलेज आपके IIT की तर्ज पर उसी प्रकार के अपने कैंपस का रूप धारण करें, विद्यार्थी वो सब सीखे जो IIT के माध्यम से आप सबके बीच बांटते हैं। भारत सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार मिलकर इस पे चलेगी, इस पे काम करेगी। लेकिन यहाँ जो अभी आप काम कर रहे हो वो कोई कम नहीं है। लेजर विज्ञान, अनुप्रयोग, क्या उसका आनंद आ रहा है, खगोल विज्ञान, मेक स्पेस, कितने प्रकार की चीजें। अब ये कितनी सहज जानने वाली बात है। आप तो नदी जोड़ो अभियान पे भी काम कर रहे हैं, नर्मदा वैली के लिए भी काम कर रहा है IIT, और अब हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है। ऐसे कई मामलों में आपकी अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी। ये डीप टेक रिसर्च पार्क के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। पूरे प्रदेश की जनता को, 8.5 करोड़ जनता को बधाई। ये जो प्रयोग हो रहा है इसके माध्यम से भविष्य में एक नया दरवाजा साइंस के माध्यम से आधुनिक समय में खुला है। और मैं अपनी ओर से पुनः एक बार सबको बधाई देता हूं। खास करके इस सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हमारे बच्चों को भी लाभ मिलेगा, प्राध्यापकों को भी लाभ मिलेगा, और हम और आप जब बढ़ेंगे तो ये तो शुरुआत हुई, इसका अंत तो क्या होगा, कहाँ होगा, कोई नहीं जानता। निश्चित रूप से बहुत आगे तक जाएंगे, ये पूरा लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी भी ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महोदय अपने व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अपने अमूल्य विचार हमारे साथ साझा करके हमें अनुग्रहित करें। नमस्कार। महाप्रभु शिव भगवान की आज महाशिवरात्रि है। आज की इस पवित्र दिवस पे इंदौर IIT की उज्जैन स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में लैबोरेटरी कॉम्प्लेक्स की उद्घाटन और लोकार्पण उत्सव की मंच पे उपस्थित मध्य प्रदेश की मैंने कभी
बात की, जब आपने 2 साल पहले की मेरे दौरे के बारे में उल्लेख किया, मैं जो 2 साल पहले मोहन जी कुछ समय में इंदौर IIT में बिताया था, मैं इंदौर की सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जो मुख्य है, जो कुछ समय अस्थायी डायरेक्टर रहे IIT इंदौर की, वो मेरे को बता रहे थे, वो मूलतः मध्य प्रदेश की ही है, तो मेरे को बता रहे थे पिछले 2-3 सदियों के पहले आज की जो मध्य भारत इलाका है, मध्य भारत इलाका के जितने जलाशय बना है, बावड़ी बनी है, तालाब बने हैं, इसकी जो कैपेसिटी है, और पिछले 3-4 सालों की यानी 3-4 दशकों की भारत की उस भौगोलिक इलाका में जितना रेनफॉल है, जितना नैसर्गिक प्राकृतिक रेनफॉल है, और वहां की इलाका की नदी के अलावा पानी को रखने के लिए जो व्यवस्था 300-400 साल पहले बनाई गई है, वो आज भी एग्जैक्टली जैसे डोंगला में एग्जैक्टली कोई भी जाके काल गणना की केंद्र स्तर तक पहुंचता है, ऐसे ही 300-400 साल पहले मध्य प्रदेश की इस मध्य भारत की इस व्यवस्था इलाका ने यहां की एवरेज रेनफॉल को कैलकुलेट करते हुए साल भर की पानी रखने की व्यवस्था किया था, उतने साइज की तालाब बने। ये मैं सुहाज इसीलिए उल्लेख कर रहा हूं, इट इम्प्लाइज, ये प्रमाणित करता है कि मध्य भारत की इस इलाका में इनोवेशन समाज में बसा है, यहां की डीएनए में है, अंडरस्टैंडिंग डीएनए में है। इसलिए इसकी लिवरेज लेना, भारतीय ज्ञान परंपरा, इनोवेशन, नवाचार, और इसको भविष्य के लिए कैसे यूज करना, ये एक महत्वपूर्ण काम आपको करना है। मैं आपको आदर के साथ एक अनुरोध करूंगा। देखिए, हम लोगों की एक धारणा है, हम नवाचार को, इनोवेशन को, डिजिटाइजेशन को, नई दुनिया को जोड़ने के लिए हमें एक सीढ़ी चाहिए। हमारे मन में एक भ्रम है, उस सीढ़ी की नाम है इंग्लिश। मैं सुहास जी आपको एक जेपी नारायण सेंटर में एक अध्ययन, एक वर्कशॉप करिए, वर्कशॉप इसी के ऊपर करिए। आपने कहा कि जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण सेंटर ऑफ डिजिटल ह्यूमैनिटीज की सेंटर आप बनाओगे, उसमें पहला टॉपिक की चर्चा करो कि इनोवेशन के लिए, डिजिटाइजेशन के लिए ये काल गणना है क्या। ये तो उस समय की हमारी एआई है, उस हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस आज की एआई को प्रिवेल करता है, वो हजारों साल पहले हुई थी। इसको समझने के लिए आपको इंग्लिश की सहारा लेना नहीं पड़ेगा, भारतीय भाषा को ही जाना पड़ेगा। तो संस्कृत में जाइए, बाद में हिंदी में जाइए। जब तक विज्ञान, ये सुहास जी के नाम लेके मैं आपको बार बार कह रहा हूं, यहाँ बाकी जो इंजीनियरिंग और साइंस की जो प्राध्यापक बैठे हैं, मैकॉले ने हमारे रीढ़ तोड़ने के लिए हमारी भारतीय भाषाओं को दबा के अंग्रेजी की महत्व बढ़ाया। इसके अर्थ नहीं कि मैं ये नहीं कहूंगा आज हम इंग्लिश को छोड़ देंगे, हम इंग्लिश भी पढ़ेंगे, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, मौलिक चिंतन के लिए जब तक हम अपने मूल भाषा में इसको नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, वर्णन नहीं करेंगे, हम खुद को परिप्रकाशित नहीं कर पाएंगे, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं इंग्लिश के खिलाफ ना जाते हुए क्रिटिकल मास हमारा नवाचार को भारतीय भाषा में ही समझे, क्योंकि ये जो प्रमाणित हुई है, जो काल गणना जब हमने शुरू किया इस भूमि में, तब इंग्लिश थोड़ी ना हमारे पास था, तब तो हमारी भाषा था। महर्षि संदीपनी वेद विद्यापीठ उज्जैन में स्थापित हुई है। वेद तो कोई विदेशी भाषा में नहीं लिखी गई थी, वेद तो लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। और इस भाषा की ताकत देखिए, आज भी वेद बाद में प्रारूप भाष्य से आकार लिया है, लेकिन मूल तो वेद एक विचार रहा। विचार के समय में गुरु बोलते थे, शिष्य उसको आत्मसात करके और एक पीढ़ी को ले जाते थे। ये हमारी परंपरा रहा है। हमारे ज्ञान में कितना गहराई था, कितनी जड़ से जुड़ी हुई थी कि लोक परंपरा में भी वो सदियों से, हजारों साल से आगे बढ़ते गया।
मैं अगर तिलक जी को कोट करूं, वेद की आयु 8000 साल पुरानी है, ये प्रमाणित करते, इसलिए कोई पुरानी बात नहीं, ये तो अभी भी वेद की प्रासंगिकता, उसकी तत्वों की प्रासंगिकता आज हम समझते हैं। संस्कृत भाषा क्वांटम कंप्यूटिंग की एक इफेक्टिव कैटलिस्ट हो रहा है। उसकी अडेप्टेबिलिटी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, उसकी कंपैटिबिलिटी अन्य भाषाओं से ज्यादा है। इसीलिए हमें जब तक हमारी या ये कौन सी ज्ञान था कि 400 साल पहले यहाँ की रेनफॉल को कैलकुलेट किया था, उस हिसाब से यहाँ की व्यवस्थाओं में तालाब बनाने के लिए रिकमेंड किया था और उसको इंप्लीमेंट किया था। आइडिएट करना, उसको थियोराइज करना, फिर उसको इंप्लीमेंट करना, ये हमारी सभ्यता ने इस जहां बैठे वही करके दिखाया। कालगणना के अंदर उसकी सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इसलिए हमारे विज्ञान को भाषा के साथ जोड़ना, आज की पवित्र दिन पे आज हम सब मिलकर संकल्प लें, हमारी भारत की नौजवान, भारत की नई पीढ़ी, गणित की उनकी जितना दक्षता है दुनिया में किसी नई पीढ़ी के पास, किसी सभ्यता के पास इतनी ज्ञान गणित की जितनी हमारी है उतना नहीं है। इसीलिए मेरा अनुरोध रहेगा आज की पवित्र दिन पे हम लोग ज्ञान की एक नई पीठ बनाएं। पूरा